नमस्कार। देखिए, प्राणायाम आसन हम लोग करते हैं, उसमें अगर प्राणायाम की बात आती है तो एक क्रिया है जो कि है कपालभाति। कपालभाति के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और बहुत लोग जो हैं कपालभाति करते हैं, लेकिन इसके अब जैसे-जैसे समय निकलता है कुछ परिणाम हमारे सामने आते हैं, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कपालभाति अगर आप नियमित रूप से केवल कपालभाति कर रहे हैं, तो एक समस्या कहीं न कहीं आप खड़ी कर सकते हैं। ऐसा एक अनुभव आया है हमारे पास। अनुभव क्या आया है कि कई लोग ऐसे हैं जो 20-20 मिनट, 25 मिनट तक कपालभाति कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वही कपालभाति जब 40 मिनट और 1 घंटे तक आ जाए, तो फिर आंतों को कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कैसे? एक सज्जन हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भई मैंने और 50 मिनट तक कपालभाति किया। कपालभाति करने से और उनके चेस्ट के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू हो गया। एक जो व्यक्ति हैं, उनका ऐसा फ़ोन आया कि हमने कपालभाति किया तो यहाँ जहाँ कोडी का दर्द रहता है, नाभि चक्र ऊपर खिसकने वाली समस्या हो जाती है। मैंने कहा लक्षण क्या है वो बताइए? कहा लक्षण ये है कि भूख नहीं लगती, घुटन सी रहती है और अजीब सा ऐसे रहता है जैसे पेट भारी सा हो, लेकिन खाना जो है वो भूख तो लगती नहीं है। तो ये लक्षण तो नाभि चक्र ऊपर खिसकने के होते हैं, कोड़ी के लक्षण होते हैं। ये समस्या जिनको हो जाए उनका वज़न गिरता है, तो उनका वज़न भी गिरा हुआ था। अब ये बात तो समझ में आई कि हाँ, कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई काम है। तो मैं कहा बताइए आप क्या-क्या कर रहे हैं? तो वो करते-करते लास्ट में बात आई कि कपालभाति मैं 50 मिनट कर रहा हूँ या 40 मिनट कर रहा हूँ, कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तब फिर समझ में आई कहानी कि ये कहीं न कहीं कपालभाति को और केवल स्ट्रोक लगाने की वजह से। हाँ, अगर आप आसनों का एक पैकेज कर रहे हैं, जैसे आगे झुकने वाले आसन कर लिए, पीछे खींचने वाले आसन कर लिए, यहाँ तक ठीक है, साइड में झुकने वाले, तो इससे आंतों को एक ब्लड सर्कुलेशन पूरे क्षेत्र में हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, समय की कमी की वजह से हम केवल बैठे-बैठे कपालभाति लगाते रहते हैं। हम लोग कपालभाति के वशीभूत इतना हो जाते हैं कि अदर जो क्रियाएँ हैं, अदर जो प्राणायाम हैं, उन पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। तो अब इसके जो नुकसान हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने सभी आसन आगे पीछे झुकने के और साइड में झुकने के आसन नहीं किए, तो आप सीधा कपालभाति ना करें। क्योंकि सुबह जैसे ही उठते हैं, खाली पेट बैठते हैं, हमने और कुछ किया नहीं, केवल आंतों के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, 2-4 महीने कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन एक लंबे समय तक अगर आपने ऐसा किया, तो आप ही समझिए कि अगर पत्थर पर भी हम रस्सी घिसते जाते हैं तो उस पर भी निशान हो जाता है। तो आंतों को हम लगातार एक ही एक तरफ स्ट्रोक मारते जा रहे हैं। हम कहते हैं कि आप पोज का काउंटर पोज हमेशा करिए, यानी आगे झुकने के आसन करते हैं तो पीछे झुकने के आसन ज़रूर करने चाहिए। मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ जो कि योग आसनों में ध्यान रखने वाली बात होती है। तो कपालभाति जब आप अंदर ही अंदर स्ट्रोक कर रहे हैं आंतों को, तो उन आंतों को अंदर ही नहीं, इसके लिए कहा गया है कि कपालभाति जो है ऊर्जा को ऊर्ध्व गति प्रदान करता है। यानी कुंडलिनी में जब अगर ऊर्जा एकत्रित हो जाती है तो कपालभाति के स्ट्रोक से हम उसको ऊपर फेंकते हैं। ये जो ऊर्जा का ऊर्ध्वकरण है, ये समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि हम नियमित रूप से एक ही एक स्ट्रोक लगा रहे हैं, तो वो स्ट्रोक अंदर की ओर जाकर ऊपर की ओर फेंकता है। अगर नीचे अंदर की ओर हम स्ट्रोक करते हैं, अगर ये स्ट्रोक अंदर गया, ये अंदर गया, तो ये ऊर्ध्व गति भी इसको मिलेगी। और ये जो ऊर्ध्व गति मिलती है, ये धीरे-धीरे आंतों का फोकस जो है वो ऊपर की ओर कर देता है। ये विचार मेरे इसलिए आया कपालभाति के बारे में आपको बताने का कि जो अनुभव आए फिर उनको बताया मैंने कि आप क्या-क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कपालभाति कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार आप कपालभाति बंद कर दीजिए क्योंकि ये समस्या पैदा कर रहा है। और लगभग 10 दिनों बाद में उनका रिजल्ट ये आया कि जो समस्याएं यहाँ से संबंधित थी वो 50% कम हो गई। 100% नहीं होगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रोक लगा लिया। एक समय पाकर ही वो ठीक हो पाएगा। जब तक आप इन आंतों को रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक आप इन आंतों को फ्री नहीं करेंगे। एक समस्या और है, जैसे जो कपालभाति करता जाता है उसको
भोजन की जो है ऐसा लगेगा कि शाम को भोजन नहीं करूं, क्योंकि स्ट्रोक बहुत अच्छा लगता है। अगर शाम को भोजन नहीं करते, सुबह पेट खाली होता है तो स्ट्रोक अच्छा लगता है, तो उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो रात को भोजन भी कम कर लेते हैं। कई बार अगर उन्होंने व्रत कर लिया, जो इतना संकल्प शक्ति वाला होगा वो कहीं ना कहीं व्रत व्यवस्था में भी विश्वास रखता है, तो वो धीरे धीरे अपने शरीर में भोजन की पूर्ति कम करेगा, आंतें खाली रहेंगी, खाली आंतों की स्ट्रोक लगेंगे और उनमें फिर कोड़ी होने का, धरण ऊपर चढ़ने का और चेस्ट में पेन होने का एक शिकायत जो है वो हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बहुत लंबे समय तक करते हैं तब ऐसी समस्याएं होती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा क्यों नहीं ध्यान करें कि हम पहले आसन करें और फिर उसके बाद में प्राणायाम करें। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम सिंपल है। प्राणायाम ये हालांकि मैंने सामान्य से थोड़ी ज़्यादा गति दी है। अगर हार्ट बीपी के पेशेंट है तो वो तो एकदम ही धीरे धीरे, जिसमें श्वास सुने भी नहीं, इस गति से करें। बाकी सामान्य लोग जो हैं जिस गति से मैंने किया उस गति से कर सकते हैं। भस्त्रिका करने के बाद में कपालभाति कर लीजिए, क्योंकि भस्त्रिका से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में कपालभाति करते हैं तो स्ट्रोक भी अच्छा लगता है। अब क्या होता है, हमने जब तनाव दे दिया आंतों को, अंदर की आंतों को तनाव ही दिया, कपालभाति में करते क्या, स्ट्रोक मारते हैं, अंदर तनाव होता है, यही तो बात है। तो वो तनाव को रिलीज करने के लिए, और क्योंकि कपालभाति की तासीर है गर्म, अगर हमने कपालभाति की स्ट्रोक लगाए तो आंतों में गर्मी बढ़ेगी, उदर की गर्मी बढ़ेगी, तो वो पाचन और ज़्यादा गति से तेज करेगा, और पाचन अगर तेजी कर दी तो अंदर आंतों के अंदर वैसे ही खालीपन का भाव आ जाएगा। आंतों में जो खालीपन आएगा उसकी वजह से आंतें खिंचाव में आ सकती है। उस खिंचाव को रिलीज करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभकारी प्राणायाम है। तो इस प्राणायाम को आप उसके बाद में उतनी ही मात्रा में, अगर आपने 40 मिनट कपालभाति किया है तो 40 मिनट अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि आपने शरीर को गर्म किया है तो उतना ही उसको ठंडा करना जरूरी है। एकदम गर्म करके आप शरीर को छोड़ नहीं सकते, उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो वो रिलीज करने के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत धीमी गति से आप करिए। इसको हम क्या करते हैं, समय नहीं होता ना, हम क्या करते हैं, ये गति करते हैं। ये गति नहीं, अनुलोम विलोम का फायदा लेना है। आपने फिर इसको गर्म बना दिया, जितनी गति तेज होगी उतना ही गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप इसको धीमी गति से, एकदम धीमी, इस प्रकार सिंपल गति से जब अनुलोम विलोम करेंगे तो वो जो खिंचाव जो आपको पेट में हुआ, जो आपकी आंतों में हुआ, वो रिलीज हो जाएगा। तो कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। ये वो समस्या जो हमें समझ में नहीं आती, अगर चेस्ट में दर्द की समस्या इससे शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ से नाभि चक्र जब ऊपर प्रेशर करता है तो यहीं पर दर्द होता है, और उससे थोड़ा सा और ऊपर हो जाए तो ये हमें फिर हार्ट की तरफ टेंशन करता है। तो ये टेंशन से हम क्या करेंगे, बहुत सारी जांचें करवा लेंगे, बहुत सारे पैसे लगा देंगे, और इससे हम वैसे ही प्रेशर में आ जाएंगे, मेंटली प्रेशर में भी आ जाएंगे। ऐसा ना हो, आप किसी भी चीज़ की गलती की वजह से हमारे शरीर में कोई नुकसान ना हो, इस वजह से आज मैंने ये कपालभाति का ये छोटा सा पॉइंट छेड़ा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक एक प्राणायाम के बारे में, एक एक क्रिया के बारे में पता होना चाहिए। कपालभाति हमारे फेफड़ों को साफ करने की एक क्रिया है, हमारे फेफड़ों को साफ करती है, साथ में आंतों को स्ट्रोक करती है।
मूल बात यहाँ फेफड़े हैं। अगर षट क्रियाओं में भी बात करें तो ऋषि मुनि जब षट क्रियाएं करते थे, शरीर की शुद्धि करते थे, तो ये कपालभाति को फेफड़े को साफ करने की क्रिया में गिनते थे। आंतें तो इसके साथ स्ट्रोक करती हैं केवल, बाकी मूल काम तो फेफड़े को साफ करना, यानी श्वास को रिवर्स बाहर फेंकने की गति को कहते हैं। और ये रिवर्स गति जो है ये हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकती है जब आप इसको सही मात्रा, सही तरीका और सही गति से करें तो इसका लाभ मिलेगा। कपालभाति के बारे में मैंने हालांकि पहले वीडियो बनाए हुए हैं, आपको फिर भी बता दूं कि 60 सेकंड यानी 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक, ये 300 स्ट्रोक लगाइए, ना इससे तेज़ गति लीजिए ना इससे कम गति लीजिए। अगर हार्ट के पेशेंट है तो फिर 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाइए, बाकी आप धीमी धीमी गति से कपालभाति को जीवन में अपना सकते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। साथ में इससे पहले जो है आसन की क्रियाएं जो शरीर को पूरा एकदम हिला डुला दे, पूरे शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको आपको बढ़िया कर दे, इसका प्रयास भी हमें साथ में करना चाहिए। और अनुलोम विलोम के बाद में मुख्य तो वैसे भ्रामरी प्राणायाम किया जा सकता है, लेकिन बीच में 3-4 प्राणायाम और भी आते हैं, जिसमें उज्जाई प्राणायाम, उसका भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है, उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। उसके साथ चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, ये अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तकलीफ में इसको जो है किया जा सकता है। अगर किसी को पित्त से संबंधित रोग हैं, अगर पित्त की समस्या है तो फिर चंद्र भेदन करना चाहिए, और अगर कफ की समस्या है तो सूर्य भेदन करना चाहिए। ये दोनों प्राणायाम आपको समझना पड़ेगा आपके शरीर की क्या समस्या है, उसी प्रकार इन दोनों प्राणायाम का यूज आप कीजिए। गले से संबंधित समस्याएं, थ्रोट प्रॉब्लम्स में आपको उज्जाई प्राणायाम जो है करवाया जा सकता है। और भ्रामरी प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं, केवल हाई बीपी वाले जो हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, और जो लो बीपी वाले हैं उनको इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि बीपी लो हो जाता है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें गौर करना चाहिए। और प्राणायाम क्रियाएं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए है, बीमार बनाने के लिए नहीं है। तकलीफ ना हो ऐसा विचार करते हुए आज मैं आपके लिए ये विषय लेकर आया। इस प्रकार की क्रियाओं से आप जीवन में लाभ करें, और जब ये प्राणायाम खत्म हो जाएं उसके बाद में 21 से 51 बार आप ओम का नाद जरूर करें, क्योंकि ओम जो है वो मन को, मस्तिष्क को शांत करता है। और आजकल की ज़्यादातर बीमारियां मन की हैं, भले ही पेट की IBS की प्रॉब्लम हो, भले ही शरीर के अंदर एंग्जाइटी हो, पित्त हो, डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, ज़्यादातर उसमें कहीं ना कहीं तनाव का जो है वो एक सहयोग ज़रूर होता है। और तनाव को कम करने के लिए ओम के नाद से बेटर योग में मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी चीज़ है। तो आप ओम का नाद 21 से 51 बार लास्ट में ज़रूर करें। कमर सीधी करें और लंबा श्वास भरते हुए, भर लिया श्वास, अब श्वास छोड़ते हुए ओम का नाद करना है। इस प्रकार 21 बार ओम का नाद, और ओम का नाद करने के बाद में हाथों को रब करते हुए गर्म करके आंखों के ऊपर जरूर लगाना चाहिए। ये कुछ बातों का, छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम जरूर अपने शरीर को, जीवन को स्वस्थ बना पाएंगे। अब मेरे साथी नरेश जी के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।